Welcome back to my channel, Pol Science Teaching. So, I'm Nisha Catherine. Today we are going to do class 11th, chapter 2nd of your book 1, that is your election and representation. Okay, so I hope that you have understood the first chapter that I have explained. Okay, so without any further ado, I will start the chapter, I will start the video. इस चैप्टर में आपको क्या समझना चाहिए या क्या आपको समझ में आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव जैसे आपने चैप्टर स्टार्ट किया इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, आपने जो है वर्ड पढ़ा, तो आपको इन दो शब्दों से क्या समझ में आता है, इन दो वर्ड से क्या समझ में आता है कि आप इन चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। सो इलेक्शन से यू शुड बी अवेयर कि अगर इलेक्शन की बात हो रही है तो यू विल अंडरस्टैंड कि इलेक्शन कैसी कंट्री में होते हैं। सो ऐसी कंट्री में होंगे, इलेक्शन होने चाहिए फ्री एंड फेयर, पहली बात तो ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर है। देन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कहाँ होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री में होंगे, ऑब्वियस सी बात है। जो आपके फ्री एंड फेयर इलेक्शन और डेमोक्रेसी के बारे में बात होगी, सो डेमोक्रेसी के बारे में बात होने वाली है, तो आपको पहले इलेक्शन वर्ड से ही आपको समझ आना चाहिए कि आप जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन डेमोक्रेसी में होते हैं, ठीक है। और साथ में अगर आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे इलेक्शन सिस्टम क्या होता है और इलेक्शन सिस्टम जो है इंडिया में कैसे है, कौन सा इलेक्शन सिस्टम होता है, तो इन सब के बारे में जो है आपने पढ़ना है इस चैप्टर में। रिप्रेजेंटेशन आप पढ़ेंगे कि कैंडिडेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमारी गवर्नमेंट है, हम वोट करते हैं, कब कैसे वोट करा जाता है, किस चीज कौन कौन से लोग इसके अंदर इंक्लूड होते हैं ताकि इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा सके। तो ये पूरा चैप्टर का एक थोड़ा सा क्रक्स था जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब इलेक्शन के बारे में बात हो रही है तो स्टार्टिंग में किस चीज के बारे में बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, अगर मैं किसी की आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, सो दिस क्वेश्चन कम्स फॉर ऑब्वियसली 1 मार्क, ठीक है। दिस को आपका 1 मार्क में जो है डेमोक्रेसी का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी। सो 1 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन आएगा तो आप क्या बोलोगे, ऐसी कंट्री जहां पे इलेक्शन सिस्टम जो है वो फ्री एंड फेयर हो, ठीक है, एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो जहाँ पे, ठीक है, ऑब्वियसली बात है इलेक्शन सिस्टम फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिस्टम होना चाहिए, ओके। देन आपका वोट करने का अधिकार होना चाहिए हर किसी को जो 18+ है, हर चीज फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, हमारे पास कैंडिडेट्स होने चाहिए बहुत सारे चूज करने के लिए, ठीक है। ये नहीं है कि एक ही कैंडिडेट है या सिर्फ, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कहाँ से हुए, ओके। सो आप यही सब बात करोगे। तो हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन जो है हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, या फिर डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट which is of the people, for the people and by the people। so इसका मतलब अगर आपको समझना हो तो आप क्या बोलेंगे, ऐसी सरकार, ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के लिए है, लोगों से है, ठीक है, लोगों से है, लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है। तो गवर्नमेंट हमारे से ही जुड़ी हुई है, तो पीपल का नाम इसलिए चारों तरफ वहां पे घूमता रहता है, क्यों, ऑफ द पीपल फॉर द पीपल। हमारी है सरकार, हमारी है, हमारे लिए है और हमसे है, हमसे मतलब क्योंकि हम ही चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव। तो ये तो आपके एक सिंपल डेफिनेशन होगी डेमोक्रेसी की। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, डोंट राइट द थिंग्स, रटना नहीं है, अंडरस्टैंड द थिंग्स कि वो क्यों चीज ऐसे बोली जा रही है। उसके बाद आपको समझना चाहिए कि इलेक्शन सिस्टम क्या होता है। इलेक्शन सिस्टम इट विल पेपर में आपका ये नहीं टीचर पूछेगी, द क्वेश्चन विल बी नॉट दैट व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्शन सिस्टम, बट ये समझाने के लिए कि इलेक्शन सिस्टम होता क्या है। आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा कि इलेक्शन सिस्टम इंडिया में क्या होता है, हाउ इलेक्शन सिस्टम एक्सप्लेन द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में आता है कि ये आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो इलेक्शन सिस्टम बेसिकली क्या होता है, इलेक्शन सिस्टम वो वाला सिस्टम होता है जिसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को किसी पोस्ट के लिए आपको इलेक्ट करना है। तो बेसिकली वो इलेक्टिंग का जो प्रोसेस होता है ना, टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव, या फिर आप कह सकते हो कैंडिडेट,
सो इस वजह से कैंडिडेट या रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए, बेसिकली इलेक्ट करने के लिए इलेक्शन सिस्टम जो है वो एक इलेक्शन सिस्टम होता है, इलेक्शन सिस्टम का मतलब होता है, ठीक है। और ये बेसिकली जो सिस्टम यूज होता है ये आपका इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर होता है। दिस इज यूज्ड इन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ओके, अब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड योर डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। डिफरेंस पूछ सकते हैं या फिर नॉर्मली अगर इतना क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। सो दिस क्वेश्चन आल्सो कम्स फॉर 4 मार्क्स, राइट। दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 4 और 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, कोई एक के लिए अगर पूछे तो वैसे 4 मार्क्स में। सो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आज जो हमारा टाइम चल रहा है, जो 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, इस प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर जो है वो उसको हम कहते हैं जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चल रही है, जो आज के टाइम पे है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। मगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो थी वो एशियन टाइम पे चलती थी, ठीक है। या तो एशियन टाइम पे चलती थी या अभी भी जो चलती है वो विलेजेस में चलती है, ठीक है। विलेजेस में चलती है, लाइक ग्राम पंचायत हो गया या पंचायत होगी या फिर ग्राम सभा होगी, पंचायती लोग होते हैं। तो विलेजेस में आज भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी उनकी जो डेमोक्रेसी है या वहाँ के जो इलेक्शन सिस्टम है या वहाँ का जो सिस्टम है उसको कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एशियन टाइम में जब राजा महाराजा के टाइम पे होता था, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो हमारा हम जो एज अ पीपल हैं, जो पूरा सिटीजन है कंट्री के या फिर उस एरिया के, वो डिसीजन मेकिंग है तो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके अंदर भी पार्टिसिपेट, ठीक है, पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, ओके। गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग के अंदर लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस वजह से इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं कि हम अपने विचार जो है डायरेक्टली, ठीक है, सबके साथ। जैसे ग्राम पंचायत में क्या होगा, ग्राम सभा के अंदर पंचायत लोग बैठे होते हैं, सारे जो लीडर्स होते हैं, और एवरीवन जो विलेजेस से जितने भी लोग हैं गाँव से, वो सारे लोग बैठे होते हैं। दे बेशक वो अपनी कोई राय ना दे, बट वो डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। बट वही इंटरनेट डेमोक्रेसी आज जैसे है, आज हमारे पास क्या है, हम वोट देते हैं, वी गिव वोट, ओके। सो हम वोट देते हैं, हम डायरेक्टली जो है, हमारे पास ये चीज नहीं है इसके अंदर। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर हम डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। हम वोट के थ्रू जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं या इलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास इस चीज के लिए एक बार इसके लिए भी पढ़ लेते हैं कि इसका क्या दे रखा है। अभी आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा यहाँ पे। सो इंटरनेट डेमोक्रेसी में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। रूल बाय पीपल, तो ऑब्वियसली रूल बाय पीपल का मतलब होता ही यही है कि हम रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, ठीक है। An arrangement where citizens choose their representatives who in turn are actively involved in governing and administrating the country। तो हम ऐसा, ये इंटरनेट डेमोक्रेसी ऐसा एक अरेंजमेंट है कि हम ऑब्वियसली मतलब हम वोट देते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होता है, ठीक है, इलेक्ट किया जाता है, जो कि कंट्री के कोई भी गवर्निंग एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी काम जो है वो रिप्रेजेंटेटिव करता है जिसमें हमने वोट दिया है। The method to choose this representative is referred to as an election। Obviously जो ये जो वोट देने का जो सिस्टम है, जो हम अपना रिप्रेजेंटेटिव यूज करते हैं, जो मेथड है इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर, उसको हम रिप्रेजेंटेटिव चूज करने का, उसको हम कहते हैं इलेक्शन। तो ये जो इलेक्शन सिस्टम पूरा अभी इतना लंबा चौड़ा हमने समझा, इसके ऊपर यही है कि जो ये इंडायरेक्ट की डेमोक्रेसी के अंदर जो हम मेथड यूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जो गवर्नमेंट को चूज करने का जो मेथड यूज होता है, उसको एक तो हम वोट दे के करते हैं, तो उस मेथड को जो है हम इलेक्शन कहा जाता है। सो ये आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है 4 to 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा। सो आई हैव एक्सप्लेन एंड यू मस्ट बी गेटिंग द आंसर हियर। सो आगे चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कि इलेक्शन सिस्टम इंडिया में कैसे होते हैं, कौन सा इलेक्शन सिस्टम चलता है। So we are going to study 2 election system,
ठीक है। सो ये क्वेश्चन बेसिकली कम्स फॉर 4 मार्क्स। ओके, 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता ही आता है। सो मार्क माय वर्ड्स, ये क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नो कि इलेक्शन सिस्टम इंडिया में कैसा होता है। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट election system in India. So question can come explain the election system in India for 4 marks. So you have to write like this, ठीक है। इलेक्शन सिस्टम जो इंडिया में होता है दैट इज योर FPTP, ठीक है। PR सिस्टम इंडिया में नहीं होता, बट आपके बुक में ये एक्सप्लेन किया है। सो यू हैव टू राइट दिस आंसर। ओके, सो हम जो है फटाफट से समझते हैं कि FPTP और PR सिस्टम क्या होता है। आई हैव राइट लाइक दिस, मैंने ऐसे लिखा है ताकि आपको इसमें थोड़ा डिफरेंस समझ में आ जाए कि इसमें थोड़े से डिफरेंस जो थोड़ी बहुत चीजें अलग हैं वो है क्या। सो इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया कम्स फॉर 4 मार्क्स इन योर will come 4 marks, okay, in your paper. So FPTP की मैंने बात करते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर the country is divided into small geographical, तो small geographical units के अंदर कंट्री जो है वो डिवाइड करी जाती है, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर डिस्ट्रिक्ट्स। आई डोंट थिंक मुझे इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, दैट यू नो कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज, डिस्ट्रिक्ट्स तो यू नो, बट कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी कहा जाता है जब एक कंट्री को। और ये ऐसी कंट्रीज में किया जाता है जो कंट्रीज बहुत बड़ी बड़ी होती है। फॉर एग्जांपल इंडिया जो है वो काफ़ी लार्ज पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पे, इस वजह से कंट्री जो है वो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में या कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करी जाती है। बट वहीं अगर हम PR की बात करें तो लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज आर डिमार्केटेड एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब क्योंकि कंट्री है ही इतनी सी, लाइक कंट्री है ही छोटी सी, वहाँ की पॉपुलेशन इतनी सी, तो इतनी सी जगह को ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है या डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, ठीक है। दे कंसिडर, वो इतनी सी जगह ही जो है वो कंसिडर करी जाती है एज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो द इंटायर कंट्री मे बी अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो पूरी कंट्री जो है दैट कैन बी कंसिडर एज योर सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है पूरी कंट्री को PR सिस्टम के अंदर इलेक्शन सिस्टम में हम कंसिडर करते हैं। सो दैट्स व्हाई। तो आगे चलते हैं। अब FPTP के अंदर तो मेन डिफरेंस तो ये हो गया कि इसके अंदर छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है डिवाइड करी जाती है कंट्री को, मगर इसके अंदर एज अ होल कंट्री जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी कंसिडर करी जाती है। एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स 1 रिप्रेजेंटेटिव, मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब हर डिस्ट्रिक्ट, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर आपको नहीं समझ में आता तो डिस्ट्रिक्ट वर्ड भी समझ सकते हो। डिस्ट्रिक्ट वर्ड से डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेसिडेंट, मतलब एक लीडर होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक हर डिस्ट्रिक्ट का एक कैंडिडेट खड़ा होता है, ठीक है। लाइक इफ समवन इज लिविंग इन फॉर एग्जांपल तिलक नगर, ओके, तिलक नगर के अंदर भी जो समवन इज लिविंग इन संत नगर, सो उस पर्टिकुलर एरिया का जहाँ पे आप रह रहे हो, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एरिया उस डिस्ट्रिक्ट का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, राइट। बट यहाँ PR सिस्टम के अंदर मोर देन 1 रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट करे जाते हैं, मोर देन 1, क्योंकि यहाँ पे एक से पूरी कंट्री ही एज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है कंसिडर करी जाती है और इसका एक से ज्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे एक ये डिफरेंस ये हो गया। वोटर वोट्स फॉर अ कैंडिडेट, एक बंदे मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए, मतलब एक कैंडिडेट के लिए हम वोट करते हैं, वोटर्स करते हैं। बट इन PR सिस्टम वोट पूरी पार्टी के लिए किया जाता है, फॉर द होल पार्टी। अब हम उस पार्टी में से एक पर्टिकुलर FPTP सिस्टम में, जो FPTP सिस्टम है उसमें हम पूरी पार्टी में से एक कैंडिडेट खड़ा होता है किसी पोस्ट के लिए, उसको हम वोट देते हैं। बट हियर वी वोट फॉर द होल पार्टी। Okay, so the next point is a party may get more seats than votes in the legislature. अब FPTP के अंदर क्या होता है कि एक पार्टी को सीट्स ज्यादा मिलती हैं as compared to votes, मतलब उसकी सीट ज्यादा होंगी मगर वोट्स उसके इतने ज्यादा नहीं होंगे। A party may get more seats as compared to more seats as compared to votes in the legislature. तो मतलब लेजिस्लेचर के अंदर सीट ज्यादा मिलती हैं एक पार्टी को as compared to votes. But here यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं होता। PR सिस्टम के अंदर डिफरेंट होता है। इसका बस यही चीज होती है कि जितनी सीट्स हैं उससे ही प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जो है वोट्स मिलते हैं। एवरी पार्टी गेट सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट्स दैट इट गेट्स। जिस हिसाब से उसको वोट परसेंटेज मिलती है, मतलब जितने
वहाँ के सिटीजन्स वोट करते हैं, उस हिसाब से सीट जो है अलॉट करी जाती है उन्हें। तो सीट्स ना तो उनको ज़्यादा मिलती है ना उनको वोट्स से कोई कम होते हैं, जितने उनको वोट्स मिलेंगे उस हिसाब से उनको सीट मिलेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन में नॉट गेट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। ठीक है, जो कैंडिडेट अगर जिस पार्टी का पर्टिकुलर बीजेपी का अगर हम फॉर एग्जांपल ले, बीजेपी का कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट किसी पोस्ट के लिए जीता है, तो हो सकता है कि उस अगर वो जो जीता है उसको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ना मिले, जितने मिलने चाहिए इतने ना हो, उतने वोट्स उसके जो कलेक्शन में है वो नहीं हो। पीआर सिस्टम में क्या होता है कि कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन गेट्स मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, मतलब जो कैंडिडेट जीता है उसके पास मेजॉरिटी ऑफ वोट्स हैं तभी वो जीता है। यहाँ पे ये चीज पीआर सिस्टम में नहीं होती है। ओके, सो ये जो आपका एफपीटीपी सिस्टम है ये यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया के अंदर इलेक्शन सिस्टम चलता है, और पीआर सिस्टम आपका इजराइल और नीदरलैंड्स में होता है। सो ये आपको ऐसे जो है चीज को याद रखना है। एक बार फिर से फटाफट से कोई करते हैं। एफपीटीपी के अंदर बेसिकली क्या होता है, पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, एक स्मॉल कंट्री छोटे स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिवाइड करी जाती है, वहाँ पे पूरी कंट्री पीआर सिस्टम में पूरी एक कंट्री एज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी कंसिडर की जाती है। यहाँ पे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक जो है रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है, मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है पीआर सिस्टम में। वोटर वोट्स फॉर वन कैंडिडेट, वोटर वोट्स फॉर द पार्टी। हियर अ पार्टी गेट्स मोर सीट्स देन द वोट्स, बट इन पीआर सिस्टम जितने वोट्स हैं उसी हिसाब से सीट मिलेगी। इन एफपीटीपी जो कैंडिडेट जीता है उसके वोट्स हो सकता है इतने मेजॉरिटी उसको नहीं मिले, बट हियर जो जीता है उसको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिले हैं तभी वो जीता है। एफपीटीपी सिस्टम कहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड यूके, एंड पीआर सिस्टम इज इन इजराइल एंड नीदरलैंड। सो दैट्स इट। आपको ये क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के अंदर आपको आएगा ही आएगा पेपर के अंदर, ठीक है, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। आई कैन से कि हर स्कूल का अपना अपना होता है, एवरी टीचर इज डिफरेंट, ओके, सो बट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो 4 मार्क्स में तो आएगा ही क्वेश्चन, अगर आएगा तो 4 मार्क्स। सो आगे फटाफट से चलते हैं कि अब थोड़ा सा एफपीटीपी के बारे में बात करते हैं, पूरा सिस्टम एफपीटीपी सिस्टम में क्या होता है, बिकॉज ये तो हमने पढ़ लिया कि ये दो एक इलेक्शन सिस्टम्स होते हैं, दीज आर 2 इलेक्शन सिस्टम्स। अब एफपीटीपी सिस्टम क्योंकि इंडिया में है, इंडिया में एफपीटीपी सिस्टम चलता है, ओके, लाइक नाउ वी हैव जस्ट स्टडीड, तो थोड़ा आप पढ़ते हैं कि एफपीटीपी सिस्टम में प्रॉपर्ली होता क्या है। Now the next question is why did India adopt the FPTP system? इंडिया ने FPTP सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया? So now this question is not as such important, not important as such, okay, but you should know कि ये क्वेश्चन जो है एज अ पूछा जा सकता है फॉर 2 मार्कर्स या फिर 4 मार्क्स। आई विल कंसिडर कि 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिया कि इलेक्शन सिस्टम इंडिया में क्या होता है एफपीटीपी एंड पीआर, सो दैट वाज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड एंड दैट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम फॉर 4 मार्क्स, बट दिस क्वेश्चन यू शुड नो, ओके, ये सिर्फ क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि क्या है इसके अंदर, सिर्फ ये चीज़ है आपको पता होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो क्यों अडॉप्ट किया एफपीटीपी सिस्टम इंडिया ने, सो इसको फटाफट से जस्ट डिस्कस करते हैं, स्क्रीन आपके ऊपर भी डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। So the entire election system is extremely simple to understand even for common voters who may have no specialized knowledge about politics and election। तो ये एफपीटीपी सिस्टम इतना सिंपल है ना, बिकॉज हमें पता है कि कितने कितने कैंडिडेट्स हमें दिए हैं, कितनी कितनी हमारे पास पार्टीज हैं, ठीक है, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गया, या फिर हमारा आम आदमी पार्टी होगी, तो हमारे पास 3-4 पार्टी, हमें बहुत सारी पार्टी जितनी भी है हमें पता होती हैं, तो उनसे किसको हमने वोट करना है किसको नहीं करना, तो बहुत सिंपल है। अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस नहीं है, आप ठीक है इस चीज़ में आपके पास कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई नॉलेज भी नहीं है, देन ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस सिस्टम एंड व्हेन यू गेट 18+ एंड यू कैन वोट, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू वोट, ओके। So this system is basically easy to understand for the person who is not even specialized in this particular field. So there is also a clear choice presented to the voters at the time of election. Of course मैंने अभी आपको बताया था, इलेक्शन के टाइम में हमारे पास प्रॉपर पूरी चॉइस होती है, कैंडिडेट्स कौन कौन सा किस पार्टी से खड़ा हो रहा है और कौन से कितने कितने पार्टी हमारे पास हैं वोट करने के लिए। Voters have to simply endorse a candidate or a party while voting. That's it. वही हमें देखना होता है कि हमें कौन सी पार्टी या कौन से कैंडिडेट को वोट करना होता है।
वोटर्स में आइदर गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द पार्टी और टू द कैंडिडेट और बैलेंस द टू। तो हमारे पास चॉइस होती है कि हमें किसको वोट ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, पार्टी को देनी है या पर्टिकुलर किसी कैंडिडेट को देनी है, या उनमें बैलेंस क्रिएट करना है। सो एफपीटीबी सिस्टम ऑफर्स वोटर्स आर चॉइस नॉट सिंपली बिटवीन पार्टीज बट स्पेसिफिक कैंडिडेट्स। हमारे पास ना ही सिर्फ पार्टीज के बीच में चॉइस होती है, बट हमारे पास इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के बीच में भी चॉइसेस होती है कि ये इस पार्टी का कोई कैंडिडेट है वो खड़ा हुआ है, इस पार्टी का कोई कैंडिडेट है ये खड़ा हुआ है, एंड थर्ड फोर्थ पार्टी और देन इनका कैंडिडेट खड़ा हुआ है। हमारे पास एक इंडिविजुअल पार्टीज के बीच में भी हमारे पास चॉइस होती है कि हम किसको चूज या किसको वोट करना चाहते हैं। और सिमिलरली वो पार्टीज के बीच में भी होता है। सिमिलरली पार्टी जितने भी हमारी बीजेपी पार्टी है, कोई भी पार्टी है, उसके बीच में भी हमारी ये चीज़ होती है। तो दिस इज द 4-5 पॉइंट्स थे दैट यू शुड नो कि क्यों एफपीटीबी सिस्टम हमने अडॉप्ट किया इंडिया ने। बेसिकली सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड इवन इफ यू आर नॉट स्पेशलाइज इन दिस फील्ड। देन हमारे पास क्लियर चॉइस है। देन हमें सिंपली सिर्फ देखना होता है कौन से किसको वोट करना है इलेक्शन के टाइम पे। फिर हमें किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, पार्टी या फिर कैंडिडेट, या बैलेंस करना है, दैट इज वो हमारे ऊपर है। हमारे पास ना सिर्फ पार्टीज के बीच में चॉइसेस होती हैं या फिर सिलेक्शन करने के लिए होती हैं, हमारे पास कैंडिडेट्स के बीच में भी चॉइस करने के लिए हमारे पास जो है अपॉर्चुनिटी होती है। सो दीज आर द 4-5 पॉइंट्स दैट यू शुड नो कि क्यों है। तो मैंने आपको सिंपली वे में समझा दिया। सो आगे जो है हम अब आगे चलते हैं, जो कि हमारा है कि explain in details about the reservation of constituency. So आगे इसके बारे में बात करते हैं। Now the question is explain in detail about the reservation of constituencies. This question can come for 2 marks. I just guess that. ठीक है, I guess 2 marks से ज़्यादा नहीं आना चाहिए क्वेश्चन। तो आपको इस चीज़ पता होनी चाहिए कि रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी बेसिकली होती क्या, मतलब क्या होता है इसका। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, संविधान जिन्होंने हमारा बनाया था, उनके माइंड में ये चीज़ थी। उन्होंने ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है बैकवर्ड क्लासेस जैसे SC ST OBC या फिर जो जितने भी ऐसे कोई सोशल ग्रुप्स जो कि किसी भी चीज़ से बैकवर्ड हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो उनको ये लेके जो है रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने निकाला था, ताकि इलेक्शंस जो हो वो फ्री और फेयर हो और जस्ट फ्री एंड फेयर हो। ठीक है, फेयर एंड जस्ट रिप्रेजेंटेशन हो। तो बेसिकली ऑप्रेस्ड सोशल ग्रुप्स के लिए उन्होंने एक चीज़ निकाली थी। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर ये है कि जो भी ऐसी कोई एरिया या कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट है जो काफ़ी बैकवर्ड है, तो वहाँ से भी उन जगहों की, उन एरियाज की भी रिजर्वेशन की जाती है कि इन यहाँ से भी जो कोई भी बैकवर्ड क्लास का जो पर्सन है, वो SC हो या ST हो जो भी है, तो वो जो है यहाँ इलेक्शन के लिए एज अ कैंडिडेट जो है वो खड़ा होगा उससे। तो जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिशर गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया था जिसको हम कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक है, उन्होंने एक ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसके अंदर जो अपर क्लास या फिर जो एक कम्युनिटी होती थी, बेसिकली अपर कम्युनिटी जो होती थी वो ही जो है कैंडिडेट, उसी कम्युनिटी का कोई कैंडिडेट खड़ा होता था इलेक्शन के लिए, एंड उसी कम्युनिटी के लोग उसको इलेक्ट कर सकते थे या वोट दे सकते थे, कोई और कम्युनिटी का नहीं दे सकता था। बट नाउ दिस इज नॉट एप्लीकेबल, सेपरेट इलेक्टोरेट्स इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया नाउ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गई है, जो भी हमारे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव बेसिकली असेंबली के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे SC और ST के लिए रिजर्वेशंस होती हैं, एज यू ऑल नो कि ऐसे विमेन के लिए 3% मतलब जितनी भी रिजर्वेशंस होती है विमेन्स के लिए होती है, विमेन के लिए होती है, SC ST के लिए होती है। तो स्टेट लोकसभा हो गया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, पार्लियामेंट हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी और हाउस हो गया, तो उसके अंदर SC ST जो है उनकी रिजर्वेशन होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट के अंदर रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉन्सेप्ट में आता है। तो आगे बात करते हैं कि रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो ठीक है, मगर ये तो हमने पढ़ लिया कि होता क्या है। बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट हु डिसाइड्स कि विच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज टू बी रिजर्व, कौन सी मतलब कौन डिसाइड करता है, हु इज द पर्सन। कोई ना कोई इस चीज़ के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई ना कोई कमीशन होगा, कुछ ना कुछ तो होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व में रखनी है, रिजर्वेशन में रखनी है, उसको रिजर्वेशन मिलनी है, देनी है, कौन डिसाइड करता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट, एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट you all to give attention to this. Okay,
So let's start this. Question is, who decides which constituency is to be reserved? कौन डिसाइड करता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी या डिस्ट्रिक्ट जो है वो रिजर्वेशन का कैटेगरी में आनी है? दिस क्वेश्चन आल्सो कम्स फॉर 4 मार्क्स, ठीक है। 4 मार्क्स में तो एक क्वेश्चन कहीं नहीं गया है, क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है। तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जिसका नाम है डीलिमिटेशन कमीशन। सो डीलिमिटेशन इज द इंडिपेंडेंट बॉडी, ठीक है, जो कि डिसाइड करते हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है रिजर्व कैटेगरी में प्लेस करनी है, कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे एससी या फिर एसटी की कैटेगरी जो है, मतलब जो ऐसे एससी एसटी जो शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट लोग जो पॉपुलेशन है एससी एसटी की, वो अगर उस एरिया में ज़्यादा है तो कौन से एरिया में कौन सा जो है करना है, तो वो डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो डिसाइड करती है पूरा। तो थोड़ा देख लेते हैं प्रोसेस कैसे होता है। तो मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। सो डीसी मींस योर डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, कि कौन क्या करेगा, मतलब वो बंदे डिसाइड करता है कि क्या कितने लोग इसके अंदर अपॉइंट करे जाएंगे, कैसे अपॉइंटमेंट होगी, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है सारा देखता है। और जो डीसी है बेसिकली इट वर्क्स विद, मतलब डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ, मतलब कोलैबोरेशन के साथ काम करती है, ठीक है। तो अभी हम इलेक्शन कमीशन के बारे में अभी पढ़ेंगे कि क्या उसका रोल क्या होता है, वो क्या है। तो अभी बेसिकली हम दिल्ली कमीशन के बारे में सॉरी डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डीलिमिटेशन कमीशन जो है इट वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद ईसी, ठीक है, विद योर इलेक्शन कमीशन। अब इसका पर्पस क्या होता है, बेसिकली ये कमीशन बनाने का क्या पर्पस है, इसलिए होता है, इसलिए बनाई जाती है ये बेसिकली इसका पर्पस होता है टू ड्रॉ बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। लाइक हमने ये चीज तो आपने मतलब आपको पता होगी कि जब कंट्री हमारी हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब जितने भी स्टेट्स थी उनकी बाउंड्रीज खींचनी होती है ना, कि यहाँ से लेके यहाँ तक तेलंगाना, यहाँ से लेके यहाँ तक दिल्ली, यहाँ से लेके इतना पोर्शन जो है वो पंजाब, इतना दिल्ली, इतना आपका हिमाचल प्रदेश। तो सारी स्टेट्स की भी बाउंड्रीज जो है वो हमें डिस्टिंग्विश करनी पड़ती हैं। तो ऐसे ही डीलिमिटेशन कमीशन जो है उसका मेन पर्पस और उसका मेन काम होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो है बाउंड्रीज देखना कि ये कहाँ से लेके कहाँ तक जो है वो जाएगा। तो बेसिकली उसकी बाउंड्री जो है उनको ड्रॉ करनी होती है, कौन सी कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है, ठीक है। फिर उसका उनको देखना होता है कि हाँ वो फिर वो देखते हैं कि कौन कितना पॉपुलेशन जो है। अगर जब ये वाला काम हो जाता है, जब बाउंड्रीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज जब खींच लेते हैं, जब वो ड्रॉ कर लेते हैं, तो देन द डीलिमिटेशन कमीशन लुक्स एट द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो है पॉपुलेशन पे ध्यान दिया जाता है कि इसकी पॉपुलेशन जो है वो कितनी है। सो इसकी जो है वो पॉपुलेशन देखी जाती है कि कितनी पॉपुलेशन जो है, कितना कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन कितनी है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की, ठीक है। फिर आता है आपकी जब ये सब सारा काम जब हो जाता है तो वहाँ पे देखा जाता है, अगर डीलिमिटेशन कमीशन में जब दिखता है कि उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी की हाईएस्ट प्रोपोर्शन, जब वहाँ पे एससी या फिर एसटी कैटेगरी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मिलती है ना, हाईएस्ट पॉपुलेशन होती है, तो उस एरिया को या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया जाता है। इट इज रिजर्व फॉर द एससी एंड एसटी कैटेगरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज एससी और एसटी कैटेगरी के अंडर आ जाती है, ठीक है, मतलब वो रिजर्वेशन कैटेगरी में आ जाती है कि इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एससी या एसटी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो ये रिजर्वेशन कैटेगरी में आ जाएगी। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैन बी रोटेटेड। जब रिजर्व जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व में रिजर्वेशन मिल चुकी है ना, उसको रिजर्व कैटेगरी में वो आ चुकी है, वो बार बार रोटेट भी होती रहती है कि नाउ ये वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी देन दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी रोटेशन चलती रहती है, ठीक है। सो दिस दैट इज इट। सो दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम 4 मार्क्स, ओके। 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन तो आप मतलब मान के चलो आपका आएगा ही आएगा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट और समथिंग। अगर इसमें 4 मार्क्स में है, आपसे ये क्वेश्चन जो है इनडायरेक्टली पूछा जाता है डीलिमिटेशन कमीशन क्या होती है, क्या उसका पर्पस होता है, कौन सा पॉइंट करता है, मतलब कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड, डीलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड। अगर 4 मार्क्स में नहीं आएगा तो 1 मार्क्स में तो आई गारंटी की पूछा जाएगा ही जाएगा, ओके। सो आगे बात करते हैं। So now we will talk about what are the features of democratic elections. So democratic elections मतलब democratic country के अंदर election
के फीचर्स क्या होते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके अंदर हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है, यूनिवर्सल एडफ्रेंचाइज, राइट टू कंटेस्ट, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो दिस क्वेश्चन डेफिनेटली कम्स, और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है। सो रिमेंबर दैट दिस क्वेश्चन कम्स फॉर योर 6 मार्क्स। ओके, 6 मार्क्स में आएगा ही आएगा क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं। पहला तो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जो इसका पहला फीचर है वो है फ्री एंड फेयर। सो आपको स्क्रीन डिस्प्ले हो रही होगी। द ट्रू, सो फर्स्ट पॉइंट है द ट्रू टेस्ट ऑफ एनी इलेक्शन सिस्टम इज इट्स एबिलिटी टू इंश्योर अ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरेट प्रोसेस। सो फ्री एंड फेयर इलेक्शन से मतलब आप क्या समझते हो, जिसके अंदर आपको वोट करने का राइट है, ठीक है, आपको फ्री एंड फेयर है, आपके पास कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। अ ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्शन सिस्टम इज एबिलिटी टू इंश्योर अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो आपका इलेक्टोरल प्रोसेस होता है, इलेक्टोरल प्रोसेस होता है, ठीक है, जिससे जो पूरा सिस्टम होता है, जैसे आप वोट करने के जैसे करते हो, तो ऑब्वियसली बात है वो काफ़ी ज़्यादा आपका सिस्टमैटिक है, फ्री एंड फेयर है। ऑफ कोर्स जब कोई कैंडिडेट जीतता है तो वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ वो पर्टिकुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की वजह से जीता है, और बाकी कोई अगर हार रहा है किसी चीज़ के अंदर, इफ समवन लूज, सो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है उसे कि या आई हैव लूज, मैं नहीं जीता है, आई लूज दैट बैटल और समथिंग। तो फ्री एंड फेयर हमारा इलेक्शन इसलिए है बिकॉज हमारा सिस्टम पूरा है, जो अभी हमने पूरा डिस्कस किया, ठीक है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द इलेक्शन सिस्टम इज इम्पार्शियल एंड ट्रांसपेरेंट। ऑफ कोर्स ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इलेक्शन सिस्टम जब है तो वो ऑब्वियसली फ्री एंड फेयर ही होगा। डेमोक्रेसी के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं होंगे तो वो डेमोक्रेसी काहे की होएगी, राइट। सो ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्शन जो है मतलब तभी होगा अगर फ्री एंड, जब इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे तभी जो है एक हम इलेक्शन सिस्टम को टेस्ट कर सकते हैं। इलेक्शन सिस्टम हमेशा इम्पार्शियल होने चाहिए और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ठीक है। सेकंड आपका फीचर आता है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज कह लो, ठीक है। सो द डेमोक्रेटिक इलेक्शंस रिक्वायर दैट ऑल एडल्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री मस्ट बी एलिजिबल टू वोट इन द इलेक्शन। दिस इज नोन एज योर universal adult franchise. So your universal adult franchise, I don't think that I have to explain so much in this, क्योंकि अगर आप 18+ हो तो ऑब्वियसली आपके पास राइट होना चाहिए वोट करने का। सो दिस बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को हम एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द फार्मर्स ऑफ द इंडियन constitution was to guarantee every adult citizen in India the right to vote। तो एक एडल्ट फ्रेंचाइज जो आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, इसके अंदर एक और राइट भी आ जाता है आपका, इसको कहते हैं राइट टू वोट। तो जो हमारे जितने मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, तो उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ डाली थी कि हर एडल्ट को, हर सिटीजन को, इंडिया के सिटीजन्स को जो कि बेसिकली एडल्ट सिटीजन है, मीन्स 18+ हैं, तो उनको एक राइट मिलना चाहिए जिसको हम कहते हैं राइट टू वोट, ठीक है। तो टिल 1989 तक एन एडल्ट इंडियन मेंट एन इंडियन सिटीजन अबव द एज ऑफ 21। तो ये सब हमें पहले पता है कि पहले जब एडल्ट फ्रेंचाइज स्टार्ट हुआ था तब ये हुआ था कि जिस सिटीजन की एज 21 के अबव 21 है, दैट पर्सन इज एलिजिबल टू वोट। बट नाउ वो तब तक था जब कब तक था 1989 तक था, बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट। अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में हुई थी 1989 में ही हुई थी, ठीक है। तब तक जो है 21 से जो ऊपर है वो एलिजिबल है वोट करने के लिए। बट 1989 के अंदर दोबारा जो है एक अमेंडमेंट हुई थी जिसके अंदर लिखा था कि जो सिटीजन 18+ है, दैट पर्सन इज एलिजिबल एंड कैन वोट, ओके। तो ये तो आपका हो गया है, 2 फीचर्स हो गए। पहला आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, दैट मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है। एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट इज ऑल्सो यू आर अवेयर ऑफ, हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर आपका थर्ड फीचर आता है राइट टू कॉन्टेस्ट, ठीक है। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन एंड बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। अगर अब कंटेस्ट का, यहाँ पे राइट टू कंटेस्ट का मतलब क्या हो रहा है, ये भी हमें पता है कि ये हमारा, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो
हम कोई भी, इवन मैं भी अगर किसी भी पोजीशन के लिए एज अ कैंडिडेट खड़ी होती हूँ तो मैं अपनी टिकट ले सकती हूँ, आई कैन टेक द टिकट एंड आई कैन जस्ट स्टैंड फॉर दैट पोजीशन, आई कैन स्टैंड फॉर दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी दैट आई एम गेटिंग। तो मैं उस चीज़ के लिए मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकती हूँ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू स्टैंड फॉर लोकसभा और असेंबली इलेक्शन अ कैंडिडेट मस्ट बी एटलीस्ट 25 ईयर्स। बस थोड़े से एजेंडाज होते हैं, थोड़े से क्राइटेरियाज होते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप 18+ नहीं हो तो आप नहीं खड़े हो सकते किसी भी इलेक्शन के लिए। बट कुछ जगह पे जैसे आपको अगर लोकसभा का मेंबर बनना है, पार्लियामेंट का मेंबर बनना है, या फिर आपको जज बनना है, इफ़ यू वांट टू बिकम एनीथिंग लाइक आपको लोकसभा का, राज्यसभा का, पार्लियामेंट का मेंबर बनना है, तो आपकी मिनिमम एज जो है 25 ईयर्स होनी चाहिए। अगर 25 से कम हो तो यू कांट गो टू फॉर दैट, या आई वांट टू बिकम, नो यू कांट गो। ये थोड़ा सा एजेंडास आपकी एज से रिलेटेड होते हैं। बट इट्स नॉट कि अगर आप ऑर्डिनरी पीपल हो, ठीक है, इंडियन सिटीजन हो, मतलब नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल हो, इट्स नॉट क्या यू कांट स्टैंड फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन। So there is a legal provision that a person who has undergone imprisonment for some offence is disqualified from contesting elections. So ये हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रह रहे हैं, तो एक ये और है पॉइंट है कि ये एक लीगल प्रोविजन होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे प्राइम मिनिस्टर की, फॉर एग्जाम्पल मुझे सीएम की पोस्ट के लिए खड़ा ना, लेट्स नॉट टेक द एग्जाम्पल ऑफ सीएम, लेट्स टेक कि मुझे किसी लोकसभा का जो है मेंबर बनना है। तो लोकसभा के मेंबर के लिए आई विल बाय द प्रोसीजर में फॉलो करूँगी जो मुझे करना है। उसके लिए मुझे कैंडिडेट के लिए जो है उस पोजीशन के लिए खड़ा होना है, तो मुझे उसके लिए वोट चाहिए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है किसी भी चीज़ का, या मैं 2 से 3 साल के लिए जेल गई हुई हूँ किसी चीज़ के लिए, कोई भी ऑफेंस के लिए, तो आई विल बी डिस्क्वालिफाइड बिकॉज मेरा वो पूरा जो पास्ट का जितना भी मेरा अगर कोई ऑफेंस है तो वो चेक किया जाएगा। तो आई कैन बी डिस्क्वालिफाइड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ आई हैव कमिटेड सम ऑफेंस और आई हैव सम क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। सो दिस इज ऑल्सो अ थिंग कि एक थोड़ा सा ये पॉइंट होता है कि यू कांट अप्लाई, you will be disqualified. Next point है, there are no restrictions of income, education or class or gender on the right to contest election. आप किसी भी जेंडर के हो, आपकी इनकम क्या है, आप कितने पढ़े हुए हो, इट डजंट मैटर एट ऑल। बट ये होना चाहिए कि आप इंडियन सिटीजन हो, आप भारतीय हो, बस वो मैटर करता है। और आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और आप 25 ईयर्स के होने चाहिए, मिनिमम आपकी एज ये होनी चाहिए। So ये आपके 3 फीचर्स हो गए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, दैट absolutely everyone know what is free and fair election, what is universal enfranchisement and what is right to contest. So again we have completed this question also, and this question definitely comes in the exam for 6 marks. Okay, मैं हर को आपको चैप्टर में से बताती हूँ कि 1-2 क्वेश्चन दो इम्पॉर्टेंट हैं जो 6 मार्क्स में तो डेफिनेटली आते ही आते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो मतलब 6 मार्क्स में आने का बिल्कुल चांस होता ही है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है हो गया। आगे हम इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आगे आपका जो है आता है इलेक्शन कमीशन, कि इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है। जैसे अभी हमने बात की थी डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, ठीक है। तो उसके अंदर हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि उसके अंदर कोलैबोरेट होकर वो काम करता है। तो अब हम जो है इलेक्शन कमीशन का रोल पढ़ेंगे, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है इंडिया में, तो ये क्वेश्चन भी आपका 4 मार्क्स में डेफिनेटली आता है। इलेक्शन कमीशन के बारे में बताओ। तो इलेक्शन कमीशन जो है कंट्रोल ओवर द इलेक्शन मशीनरी। तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन का रोल होता है कि जो इलेक्शन वोट करने के लिए जो मशीन यूज़ होती है, ऑब्वियसली जो हमारा मशीनरी जो है हम वोट करते हैं, इलेक्शन मशीनरी टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो उसको कंट्रोल करने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है। इलेक्शन कमीशन जो है वो वोटर लिस्ट अब जो है निकालता है। ऑब्वियस मतलब आपको इफ़ यू आर 18+, अगर आपके जो घर पे कभी आपने देखा होगा कि एक लेडीज आती हैं या कोई ना कोई आता है, ठीक है, विजिट करने के लिए जस्ट टू इन्फॉर्म कि आपका वोटर लिस्ट के अंदर नाम है या नहीं। क्योंकि तो आपने अपने पेरेंट्स का देखा होगा कि वो आते हैं लेने के लिए, दैट सी दिस इज़ योर वोटर ID एंड ये आपका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं, यू हैव टू चेक इट आउट। सो वो जो है वो भी इलेक्शन कमीशन देखता है, वो प्रिपेयर करता है वोटर लिस्ट, अगर आपने अपॉइंट किया हुआ है उस चीज़ के लिए।
So election commission declares and reorganizes the political parties as national or regional. ओके, सो इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टीज को, मतलब अगर बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है या बाकी जो छोटी छोटी रीजनल पार्टीज होती हैं या स्टेट पार्टीज होती हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ एक आपकी टॉप मोस्ट पार्टीज होंगी, बाकी जो और रीजनल पार्टीज हैं या स्टेट पार्टीज हैं, डिस्ट्रिक्ट पार्टीज हैं, जो भी और बहुत सारी पार्टीज हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि उनको आइडेंटिफाई करना कि ये रीजनल पार्टी है, ये नेशनल पार्टी है। तो जैसे आपकी बीजेपी नेशनल पार्टी है, ठीक है, बाकी और जो थोड़ी बहुत जितनी भी आपकी हैं जैसे कांग्रेस है, ये नेशनल पार्टीज हैं। बाकी रीजनल पार्टीज भी जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम होता है, वो डिक्लेयर करता है, वो देखता है कि कौन सी पार्टी, उनको नाम दिया जाता है कि ये रीजनल है, ये नेशनल है। फिर इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड्स द इलेक्शन सिंबल्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज टू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। एज कांग्रेस का जो है वो आई है, ठीक है, हैज बीन असाइन द सिंबल ऑफ हैंड, ठीक है। लोटस हैज बीन गिवन टू बीजेपी। द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आर प्रोवाइडेड सिंबल्स ऑन टेम्पररी बेसिस। तो जो जितने भी है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है, जो भी या फिर इंडिविजुअल कैंडिडेट है, जो इनको पार्टी जो आपने सिंबल्स देखे होंगे, कांग्रेस के सिंबल जो है वो आपका हैंड का सिंबल है, सिंबल ऑफ हैंड। ओके, सो लोटस जो है वो बीजेपी का सिंबल है। और जो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स जो खड़े होते हैं किसी पोस्ट के लिए, ठीक है, किसी भी पोस्ट के लिए खड़े होते हैं, पोजीशन के लिए खड़े होते हैं, तो उनको टेम्परेरी बेसिस पे उनका सिंबल दिया जाता है, ठीक है। उनको भी सिंबल जो है इलेक्शन कमीशन ही प्रोवाइड करता है। और हर पार्टी को जो सिंबल, पार्टी का जो सिंबल होता है, चाहे वो झाड़ू, जैसे आपका झाड़ू जो सिंबल है, झाड़ू इज द सिंबल ऑफ योर आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी का जो सिंबल झाड़ू है वो भी इलेक्शन कमीशन ने दिया है, बीजेपी का भी और कांग्रेस का भी। बाकी जो कैंडिडेट, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को भी जो इलेक्शन कमीशन ही सिंबल प्रोवाइड करता है, बट वो टेम्पररी बेसिस पे होता है। सो ये आपको कुछ पॉइंट्स जो है अगर 4 मार्क्स में आए तो आपको लिखने हैं कि इलेक्शन कमीशन का बेसिकली रोल क्या होता है, वो क्या करता है, उसका काम क्या है। ओके, so now our next question is how does the election commission of India ensure its independence? अभी हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा था कि उसका रोल क्या है, व्हाट इज द रोल, ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन, अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, राइट। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि इलेक्शन कमीशन अपनी इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर करता है, मतलब उसकी इंडिपेंडेंस के बारे में बताना है कि उसके अंदर क्या क्या है, कि मतलब वो फुल फ्लेज है कि अगर एक बार ऑफिस में इलेक्शन कमिश्नर या फिर कोई बैठ गया तो अपना सीट नहीं छोड़ सकता। एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो इट कैन कम इन योर एग्जाम एंड इफ इट विल कम, सो इट विल कम फॉर 4 मार्क्स। ओके, सो इट विल कम फॉर 4 मार्क्स। तो इसका आंसर डिस्कस करते हैं। मैंने ये सिर्फ एक काइंड ऑफ शॉर्ट में लिखा है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, बट यू हैव टू राइट लाइक दिस ऑन योर स्क्रीन, जैसे शो हो रहा है स्क्रीन पे, यू हैव टू राइट लाइक दैट। ओके, सो पहली बात तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एंड रीजनल इलेक्शन कमिश्नर, ये आपको पता होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, फिर और बहुत सारे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, देन रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो उनकी फिक्स टर्म होती है, ठीक है, दे होल्ड द ऑफिस फॉर अ फिक्स टर्म, लाइक जैसे जज होता है या लॉयर है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस कोई होल्ड कर रहा है तो वो एक फिक्स टर्म के लिए होता है कि इतने से टाइम के लिए इतने देते हैं, कि रिटायरमेंट जो है वो 65 ईयर्स के 60 है तो वो आप उसके बाद ऑफिस से हट नहीं सकते, यू हैव दैट थिंग, ठीक है। तो एक फिक्स टर्म होता है कि आपको 15 इयर्स की आपकी सर्विस है या आपकी रिटायरमेंट तक की आपकी सर्विस है, 60 इयर्स तक की सर्विस है, तो एक फिक्स टर्म के लिए ये होती है जो इलेक्शन कमीशन को आप या किसी को भी कमिश्नर को हटा नहीं सकते, फिक्स टर्म होता है, ठीक है। द सेकंड पॉइंट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन ओनली बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनकैपेसिटी, ठीक है, या फिर उसका मतलब नॉलेज नहीं है या कोई भी ऐसा कोई गलत काम कर रहा है या फिर वो कोई मिसबिहेव कर रहा है, ठीक है, किसी भी चीज के साथ, ठीक है। वैसे तो आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप हटा नहीं सकते, यू कांट रिमूव चीफ इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम हिज और हर ऑफिस, बट ओनली इफ आपके प्रूफ है कोई कि वो कोई गलत काम कर रहा है, कोई इनकैपेसिटी है या मिसबिहेव कर रहा है। और ये चीज जो है दोनों हाउसेस के पास जाती है, राज्यसभा एंड लोकसभा, दोनों हाउस, पार्लियामेंट जो है इसको पास करता है विद 2/3 मेजॉरिटी फ्रॉम बोथ द हाउसेस,
2/3 मेजोरिटी चाहिए, तभी आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसके ऑफिस से हटा सकते हैं। The next question is the other election commissioners and regional election commissioner can be removed only on the recommendation of chief election commissioner। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये बात बोल दी कि ये जो बाकी सारे जितने भी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं या फिर रीजनल इलेक्शन कमिश्नर वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे, या अगर वो चाहता है उनको अपनी उनकी सीट से हटाने के लिए, उनके ऑफिस से हटाने के लिए, तो उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर वो चीज हट सकती है, बट आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऐसे नहीं हटा सकते। ओके, द नेक्स्ट आपका आता है जो सैलरी होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की या बाकी जितने भी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, वो कैसे पे ऑफ करी जाती है, वो कैसे पे करी जाती है? पेड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो भी इंडिया को फंड मिलता है, जो कंसोलिडेटेड फंड मिलता है, जो भी टैक्सेस के द्वारा है, जो भी टैक्स पे करते हैं पब्लिक, ठीक है, बाकी जितना भी उनको बाकी जगह से इकट्ठा होता है, जो कंसोलिडेटेड फंड मिलता है बेसिकली इंडिया को, जो गवर्नमेंट के पास आता है, वो उनकी सैलरी के थ्रू ऐसे उनको पे ऑफ किया जाता है। लास्ट पॉइंट आता है कि जो भी जैसे छुट्टियों का होता है या कोई भी टेन्योर होता है, कोई भी सर्विस होते हैं, कोई भी एडवांटेजेस होते हैं, कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होती है बेसिकली भी ऑन योर लाइक छुट्टी के लिए हॉलीडेज जो मिलती हैं, वेकेशंस मिलते हैं बीच में, जो वो सब जो एडवांटेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होती है, कितने टर्म के लिए रहेंगे, कितने टर्म के लिए नहीं होगा, हर चीज जो है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। तो प्रेसिडेंट का रोल इसके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाता है। प्रेसिडेंट जो है वो उनका टेन्योर या फिर जितने भी सर्विस कंडीशंस है उनकी, कि कितने टाइम की सर्विस होगी, क्या काम होगा, व्हाटसोएवर द थिंग, जो फैसिलिटीज बेसिकली प्रोवाइड करनी होती है, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। एंड दिस क्वेश्चन आई एम अगेन सेइंग दिस क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जाम, एंड अगर आएगा तो दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 4 मार्क्स। ओके, सो दिस वाज द योर क्वेश्चन, ठीक है, आंसर था। तो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है, तो स्क्रीन पे जो डिस्प्ले हो रहा है, राइट, अभी जो डिस्प्ले हो रहा है, यू हैव टू राइट लाइक दिस, ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर योर, जो बोर्ड पे लिखा है वो समझने के लिए, सो यू हैव टू राइट लाइक दैट। सो वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब कि इलेक्शन कमीशन के अंदर इस एक जो कमीशन है उसमें कौन कौन से लोग जो है वो इंक्लूड होते हैं, क्या क्या इंक्लूडेड है, किस चीज से बना हुआ है इलेक्शन कमीशन। तो इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 2 मार्क्स अगर आएगा है भी तो, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है आपको कुछ याद नहीं रखना। एक तो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड योर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है, ये 2 लोग जो है बेसिकली इसके अंदर कंसिस्ट होते हैं। देन आपका कौन लोग, ये जो इलेक्शन कमीशन बॉडी है ये सिंगल बॉडी है, ठीक है, सिंगल मेंबर बॉडी भी हो सकती है एंड मल्टी मेंबर बॉडी भी हो सकती है। तो दोनों केसेस के अंदर ये वो हो सकती है, या तो दिस इज अ सिंगल मेंबर बॉडी, इट कैन बी अ सिंगल मेंबर बॉडी और अ मल्टी मेंबर बॉडी। बट 1993 के अंदर क्या हुआ कि बहुत ज्यादा इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो अपॉइंट करे गए, मोर इलेक्शन कमिश्नर्स वर अपॉइंटेड, सो मोर इलेक्शन कमिश्नर्स वर अपॉइंटेड, जिस वजह से इलेक्शन कमिश्नर्स जो है वो बढ़ गए एंड इट बिकम अ मल्टी मेंबर बॉडी जो है वो इलेक्शन कमीशन बन गई, ठीक है। सो इलेक्शन कमीशन जो थी वो 1993 के अंदर ज्यादा इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करने की जरूरत पड़ी, इस वजह से मल्टी मेंबर बॉडी ये बन गई। एंड द लास्ट पॉइंट आपका हो गया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो सारी मीटिंग जो है वो हेल्ड करता है, जो मेन काम जो सारा होता है वो इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में होता है। सो इसके अंदर आपको याद नहीं रखना, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यू जस्ट हैव टू राइट दैट इट कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, it can be a single member body or a multi member body, but in 1993 more election commissioners were appointed, which because due to which it became a multi member body. And last question, you just have to write that chief election commissioner decides the meetings, ठीक है, and they hold the meetings and all. So जो मेन काम जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको मेन चीज जो है ये 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, it comes for 2 marks, not more than that. So that was it. आगे बढ़ते हैं, जो आगे का क्वेश्चन होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, so we have to focus on that. So let's move. Now the next question is what is the electoral process in India, ठीक है। अब आपको पूरा इलेक्शन सिस्टम, ठीक है, और इलेक्शन प्रोसेस
कैसे इलेक्शन जो है कंडक्ट होते हैं, मतलब उसका पूरा प्रोसेस बताना है। Now this question is also really important. This question comes for 6 marks in the exam. And मैं आपको हर बार ये चीज़ बताती हूँ that हर चैप्टर में से कोई भी चैप्टर हो उसमें से कौन कौन से 6 मार्क के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैं अभी तक आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ कि कौन से क्वेश्चंस जो है वो 6 मार्क्स में आ सकते हैं। तो दिस क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स में है आता है and this is very important and I think that personally this is really very easy question. So what you have to do is you have to explain कि कैसे कैसे प्रोसीजर होता है, ठीक है, कैसे इलेक्शन होते हैं। So डिस्कस करते हैं फटाफट से। तो इलेक्टोरल प्रोसेस जो है सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट्स बनाया जाता है कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से जो है कैंडिडेट वहाँ का खड़ा होगा। तो फर्स्ट जो प्रोसेस होता है दैट द कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाने का काम होता है ताकि जो कैंडिडेट है वो पर्टिकुलर कोई कैंडिडेट है वो वहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट खड़े होंगे इलेक्शंस के लिए। फिर नॉमिनेशन पेपर जो है वो फिल करवाए जाते हैं, जो कैंडिडेट जो लड़ना चाह रहा है, जो कैंडिडेट जो है जो कैंडिडेट अगर आना चाहता है या फिर इलेक्शंस में जिसने पार्टिसिपेट किया है उस कैंडिडेट को नॉमिनेशन पेपर जो है भरने होते हैं, नॉमिनेशन पेपर फिल करने होते हैं। आफ्टर दैट नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो देखा जाता है, बहुत पूरी चेकिंग के साथ, सिक्योरिटी पूरी चेकिंग होती है ऑफिसर्स के साथ बिठा के, ताकि ये देखने के लिए ताकि कि जो नॉमिनेशन पेपर जो कैंडिडेट भर रहा है वो करेक्ट है या नहीं। देन एक डेट दी जाती है कैंडिडेट को कि अगर उसको अपना जो नॉमिनेशन पेपर है, नॉमिनेशन फॉर्म है वो अगर विड्रॉ करवाना है, एक डेट दी जाती है तो वो अपना विड्रॉ करवा सकता है अपना नॉमिनेशन फॉर्म को इफ ही वांट्स और इफ ही और शी वांट्स। इलेक्शन कैंपेन करवाया जाता है डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, लाइक योर रैलीज निकलती हैं, ठीक है, कैंपेन रैलीज होती हैं, इलेक्शन रैलीज निकलती हैं, और बहुत सारे आपको पता है भाषण दिए जाते हैं, लोगों के घर घर जाकर जो है बोला जाता है कि इस पार्टी को वोट दो, इस कैंडिडेट को वोट दो। तो ये जो इलेक्शन कैंपेन करे जाते हैं, ठीक है। इलेक्शन कैंपेन जो है स्टॉप्स 48 आवर्स बिफोर द पोलिंग। जब वोट एक्चुअली से आज अगर इलेक्शंस होने हैं तो 2 दिन पहले इलेक्शन कैंपेन जो है बंद हो जाता है। आफ्टर दैट आता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर सुपरवाइजेस द पोलिंग। जो भी इलेक्शन का पूरा सिस्टम होता है, इलेक्शन जब कंडक्ट होता है तो प्रेसिडेंट ऑफिसर्स होते हैं जो सुपरवाइज करते हैं, पूरा देख रेख करते हैं इलेक्शन का। फिर ईवीएम के थ्रू जो है हम वोटर्स जो है वोट करते हैं, वोट देते हैं, जिस पर्टिकुलर पार्टी को हमें वोट देना है। उसके बाद ऑब्वियस बात है जब ये सिस्टम हमने वोट दिया तो वोट जो है वो काउंट होते हैं, काउंटिंग चलती है वोट्स की, काउंटिंग ऑफ द वोट्स, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डेट के ऊपर। जैसे आज अगर वोट्स जो है खत्म हो गए, हमने वोट कर दिया तो एक फिक्स डेट उसके बाद निकलती है जिस दिन वोट जो है वो काउंट होते हैं। फिर कैंडिडेट जिसके पास जो कैंडिडेट का हाईएस्ट, जिसको वोट मेजॉरिटी ऑफ वोट जिसको मिले होते हैं, दैट कैंडिडेट जो है वो विनर हो जाता है। सो ये आपके 10 पॉइंट्स हो गए जो आपको लिखने हैं। अगर ये क्वेश्चन आपका इलेक्टोरल प्रोसेस क्वेश्चन आ जाए, दिस क्वेश्चन डेफिनेटली कम्स, ओके, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, कम्स फॉर 6 मार्क्स ओनली। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। एक बार दोबारा से फटाफट डिस्कस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर फॉर्म्ड, पहले कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती है, फिर नॉमिनेशन पेपर फिलअप करवाए जाते हैं। नॉमिनेशन पेपर देखा जाता है कि करेक्ट भरा है या नहीं भरा, फिर उसको एक डेट दी जाती है कैंडिडेट को पर्टिकुलर कि वो अपना नॉमिनेशन जो फॉर्म है विड्रॉ करवा सकता है। इलेक्शन कैंपेन करवाए जाते हैं। इलेक्शन कैंपेन 2 दिन पहले, वोट्स इलेक्शन के 2 दिन पहले जो है बंद हो जाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफिसर जो है वो सुपरवाइज करता है पूरे इलेक्शन सिस्टम को। फिर ईवीएम के थ्रू हम वोटर्स जो है वोट करते हैं, फिर वोट्स काउंट किए जाते हैं, और जिस बंदे को या जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोट मिलते हैं वो विनर जो है हो जाता है, वो इलेक्टेड घोषित कर दिया जाता है। सो दिस इज द 10 पॉइंट्स दैट यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम इफ दिस क्वेश्चन कम्स। सो जो है आगे चलते हैं इसके इसी के साथ। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज इलेक्शन मैनिफेस्टो। सो इलेक्शन मैनिफेस्टो इज, तो इलेक्शन मैनिफेस्टो भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन भी मतलब व्हाट इज इलेक्शन मैनिफेस्टो अगर आपके एग्जाम में आता है, दिस क्वेश्चन कम्स फॉर मेनली फॉर 4 मार्क्स, ओके, फॉर 4 मार्क्स। सो इसको भी फटाफट से डिस्कस करते हैं। आपके सामने जो है स्क्रीन डिस्प्ले हो रही होगी, तो यू हैव आंसर कैसे लिखना है। Election manifesto is the document to let the voters know about programs,
policies and aims of political parties to be declared before the election. So basically मैंने election manifesto एक आपको बेसिक इसका मतलब पता होना चाहिए कि एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर जो भी काले चिट्ठे होते हैं या फिर नॉट काला चिट्ठा बट इट्स काइंड जो भी डॉक्यूमेंट एक टाइप का डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, ठीक है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है इलेक्शन के अंदर या किसी भी जो है किसी भी एज सच खड़ा हो रहा है इलेक्शंस में, तो आपको उसका पता चल जाएगा एम्स क्या है, वो पॉलिसीज क्या है, गरीबों के लिए वो क्या करने वाला है या क्या नहीं करने वाला। लाइक जो भाषण के अंदर जो स्पीच देते हैं आपके कैंडिडेट्स बिफोर द इलेक्शन, जो स्पीच चलती है उसके अंदर वो जरूर ये बताते हैं कि लाइक वी विल डू दिस फॉर द दलित्स, वी विल डू दिस फॉर दिस, ठीक है, हम गरीबों के लिए ये कर देंगे, हम यहाँ पे पानी फ्री करवा देंगे। तो आपको उनके एम का पता चलता है कि हमारे लिए अगर ये हमने इस बंदे को अगर इलेक्ट कर लिया तो ये हमारे लिए क्या करेगा। तो इलेक्शन मैनिफेस्टो एक अपॉर्चुनिटी कह लो या फिर एक जरिया है जो हमें अवेयर करता है कि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का क्या क्या मोटिव है या क्या एम्स है जो हमारे लिए वो करने वाला है, ठीक है। सो इट क्लैरिफाइज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज ऑफ द पार्टी। तो जो भी पॉलिसीज होती हैं कैंडिडेट की या पार्टी की, बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की, किसी की भी पार्टी की जो अंदर की मतलब अंदर की उनकी पॉलिसी है, बाहर की पॉलिसी है, उसके भी हम उसके जो है पता चलता है इलेक्शन मैनिफेस्टो से। Through this, people become aware of performance of political party on winning. जब पॉलिटिकल पार्टी जब जीत जाती है तो हमें उस इलेक्शन मैनिफेस्टो से हम जो है अवेयर हो जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, जो वो कह रहे थे वो कर भी रहे हैं नहीं है, इससे हमें एक अवेयरनेस मिल जाती है। Then people can pressurize the winning party or the government to work according to the manifesto declared by them. तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है एज अ सिटीजन, हम जो है प्रेशराइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को। जैसे अगर वो जीत गई है और अगर वो हम अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही कि हम बोल सकते हैं दैट हम प्रेशराइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को दैट यू सेड समथिंग लाइक दैट एंड यू आर नॉट डूइंग अकॉर्डिंगली इन योर बट व्हाटएवर यू सेड इन योर इलेक्शन मैनिफेस्टो यू आर नॉट डूइंग अकॉर्डिंगली। सो हम इस चीज के लिए प्रेशराइज गवर्नमेंट को कर सकते हैं। तो ये थे आपके 4 पॉइंट्स दैट यू हैव टू राइट, ठीक है, एंड that's it. This is election manifesto. So आगे बात करते हैं। This question is also really important. Okay, this question जो है ये आंसर और ये क्वेश्चन जो है आपके बुक में प्रोवाइडेड है। So this question is also really important. So the question is give some major suggestions for electoral reforms and this question can come for 4 marks, ठीक है, या फिर 4 marks या फिर 6 marks के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है, 4 और 6। So prepare for this question also. This question is very important, ठीक है, मतलब ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, that is your electoral process वाला क्वेश्चन and this question, ये दोनों क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है that can come for मतलब 6 मार्कर वाले क्वेश्चन इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स के बन सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या पूछा जा रहा है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स मतलब जो हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस है, जो हमारा इलेक्शन करने का जो पूरा सिस्टम है, जो प्रोसेस है, इलेक्शन प्रोसेस है हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस जो है उसमें क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। मतलब ऐसे हमारे इलेक्शन सिस्टम में तो थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी गड़बड़ हैं, ठीक है, मतलब थोड़ी अप टू द मार्क नहीं है। देयर आर सम प्रॉब्लम्स, some points which are not up to the mark in our election system of India. So that's what we are going to discuss over here. So पहला आपका पॉइंट सबसे पहले आता है कि हम क्या चीज चेंज कर सकते हैं इलेक्टोरल फॉर्म के अंदर। So we have to change our election system from FPTP to PR सिस्टम। ये हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर के अंदर पढ़ा था, जो मैंने कहा था ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो FPTP और PR सिस्टम हमने पढ़ा था। That question is also really important, वो क्वेश्चन भी डेफिनेटली आएगा, मार्क माय वर्ड्स। इस चैप्टर में से ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में किया था स्टार्टिंग। तो FPTP से हमें अपना PR सिस्टम में बदलना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बिकॉज जो हमारा FPTP सिस्टम में होता है उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो जितने भी कैंडिडेट जो जीतता है वो उसके पास सीट्स ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वोट्स। उसके पास वोट्स इतने नहीं होते जितने सीट्स उसके ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और PR सिस्टम में हमने पढ़ा था कि PR सिस्टम के अंदर जितनी सीट्स हैं जितने वोट्स मिले हैं, बेसिकली मतलब जो कैंडिडेट जीत रहा है उसको जितने वोट्स मिले हैं उसी के बेसिस के ऊपर उसको सीट अलॉट होएगी। तो जिस वजह से ये चीज़ गलत है हमारे FPTP सिस्टम के अंदर कि उतने वोट्स नहीं मिलते, द कैंडिडेट हु विंस उसके मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इतने होते नहीं है मगर उसका सीट्स बहुत सारी होती हैं, तब भी वो इलेक्शन जीत जाता है। बट PR सिस्टम में ये चीज़ नहीं है।
तो ये चीज हमें चेंज करनी चाहिए, अपना सिस्टम पीआर एफएडीबी से पीआर सिस्टम करना चाहिए। स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए, 1/3 सीट्स वुमेन के लिए होनी चाहिए इन पार्लियामेंट एंड इन योर स्टेट असेंबलीज, पार्लियामेंट हो या असेंबलीज हो, हर उसमें ना 1/3 सीट्स जो है वो इंश्योर करना चाहिए, मतलब होना ही चाहिए। इट शुड बी इंश्योर्ड, इट शुड बी अ स्पेशल प्रोविजन इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेशल प्रोविजन मतलब स्ट्रिक्ट प्रोविजन होता है ना, ये होना ही चाहिए। 1/3 सीट जो है वुमेन के लिए होनी चाहिए, बट स्टिल बहुत प्रॉब्लम होती है। 1/3 बोल तो रखा है हमारे पार्लियामेंट में, ये चीज है कि 1/3 सीट डिजर्व्ड होती है, बट स्टिल उतनी वुमेन आपको पार्लियामेंट में नहीं दिखेगी। ठीक है, तो सेकंड आपका पॉइंट आता था, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इलेक्शन एक्सपेंसेस। अब जितने भी इलेक्शन कैंपेन्स के ऊपर जितना भी पैसा लगता है, जो वो रैलीज लगती हैं, जितने भी रैलीज निकलती हैं, जो भी जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने आप को प्रमोट करने के लिए जो भी करते हैं, जो उसमें पैसा लगता है कैंपेन के अंदर, यू नो दैट कि बहुत पैसा लगता है, इट लाइक्स करोड़ के अंदर पैसा लगता है। तो जो स्ट्रिक्टनेस है वो काफी ज्यादा बढ़नी चाहिए। देयर शुड बी स्ट्रिक्टर प्रोविजन टू कंट्रोल द रोल ऑफ मनी इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो स्ट्रिक्ट प्रोविजंस होने चाहिए, ठीक है। और जितने भी इलेक्शन एक्सपेंसेस है, जो जितना भी पैसा लगता है, दैट शुड बी पेड बाय गवर्नमेंट आउट ऑफ अ फंड। जितने भी फंड्स आते हैं आपके गवर्नमेंट को, जो भी फंड्स आते हैं, जो भी आता है वो गवर्नमेंट को पे करना चाहिए, ना कि अपनी अलग से जेब से या कुछ है। तो कैसे इलेक्शन एक्सपेंसेस आपको करने चाहिए, दैट शुड बी पेड बाय गवर्नमेंट आउट ऑफ अ फंड। ये चीज एक चेंज होनी चाहिए हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म में, ठीक है, इलेक्टोरल प्रोसेस में, इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर। कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल रिकॉर्ड शुड बी लाइक नो। जो कैंडिडेट्स के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, कोई भी ऐसा केस है, उनका कोई भी केस है जो पेंडिंग भी चल रहा है कोर्ट के अंदर, लाइक खत्म हो गया, पेंडिंग चल रहा है, कुछ भी है, किसी भी कंडीशन के अंदर क्रिमिनल जो कैंडिडेट्स के किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो उनको तो भाई नॉमिनेशन जो है टिकट देनी ही नहीं है, उनको लेना ही नहीं है। एंड दैट वी ऑल्सो नो दिस कि ऐसे पार्लियामेंट में या फिर जितने भी हमारे कितने लीडर्स हैं जो कि इनके कितने सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, आई विल नॉट नेम देम, बट देयर आर सो मेनी लीडर्स, सो मेनी पॉलिटिशियंस, दोज हु हैव सम काइंड ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड, ठीक है, उनका कोई ना कोई है। तो ये चीज जो है ठीक होनी चाहिए, हमें चेंज करनी चाहिए, ये सजेशंस दे रहे हैं हम, ठीक है। लास्ट आपका आता है कि रिलीजियस अपील्स शुड बी बैन। मतलब कि इसका मतलब ये है कि रिलीजियस जो है ये चीज बैन होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो भी आपके कैंडिडेट्स हैं, जो भी पर्टिकुलर पार्टी है, लाइक अगर बीजेपी की बात करूँ तो बीजेपी के अंदर उनकी कभी बार ये अप्रोच रहती है कि वो हिंदूज की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर कोई मुसलमान की है या मॉडर्न है तो मुसलमान रिलीजन को रहता है, मतलब रिलीजियंस अपील नहीं होनी चाहिए कि इस रिलीजन के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देंगे बिकॉज दे विल वोट फॉर अस, कि हम ये वाले रिलीजन के लिए पता नहीं क्या क्या कर देंगे। तो रिलीजियस अपील नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन द यूज ऑफ कास्ट, या कास्ट पे भी और रिलीजन अपील्स पे भी इन द कैंपेन के अंदर कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि लाइक तुम ऐसे कर दो, वो जो है इस धर्म के लिए हम ये कर देंगे, उस रिलीजन के लिए कर देंगे, हम दलित के लिए ये कर देंगे, हम एसटीज के लिए ये कर देंगे, एससी। सो वो चीज़ जो है कम्प्लीटली बैन हो जानी चाहिए, कंप्लीट बैन होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। ओके, ठीक है, ये दैट वाज इट, ठीक है। ये आपके 5 से 6 पॉइंट्स हैं जो दैट यू हैव टू राइट, जो अभी आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ होगा कि कैसे करना है। यू हैव टू राइट लाइक दैट, ओके। सो एंड दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 6 मार्क्स। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के अंदर आपका पेपर में आ सकता है इस चैप्टर में से, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन में से। एंड एक आपका क्वेश्चन जो है इलेक्टोरल प्रोसेस का 6 मार्क्स में आ सकता है। सो दैट is it guys. I hope that you have liked this video and even understood whatever I have make you understand. जो भी मैंने समझाया, I hope that you have understood. And if you like it, please do not forget to give us a big fat thumbs up and do not forget to subscribe to my channel, and you can follow me on Instagram too. And I will see you guys in another video and with another chapter, that is your next chapter, executive. So till then, have a nice day.